नमस्कार दोस्तों। कभी कभी इतिहास के पन्नों पर तारीखें स्याही से नहीं बल्कि खून से लिखी जाती हैं। और कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलती बल्कि इंसानियत का, भरोसे का और समाज का चेहरा हमेशा के लिए बदल देती हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही तारीख की है। 18 दिसंबर 2025। जगह हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश। ये कहानी किसी जंग के मैदान की नहीं है। ये कहानी किसी पुराने दुश्मन की नहीं है। ये कहानी है एक निहत्थे 27 साल के नौजवान की, जिसका नाम था दीपू चंद्र दास। एक ऐसा नाम जो आज शायद पुलिस की फाइलों में सिर्फ एक केस नंबर बनकर रह गया है, लेकिन उस रात, उस काली डरावनी रात में वो नाम एक चीख बन गया था। एक ऐसी चीख जो आज भी उस पेड़ की डालियों में गूंज रही है जहां उसे जिंदा जला दिया गया था। सोचिए, बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए। एक भीड़, 100-200 नहीं 150 से ज्यादा लोग, आंखों में नफरत, जुबान पर नारे और हाथों में पत्थर और लाठियां। और उनके बीच में एक अकेला इंसान। वो गिड़गिड़ा रहा है, वो अपनी बेगुनाही की दुहाई दे रहा है, वो अपने 3 साल के बच्चे की कसम खा रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। क्योंकि उस भीड़ को सच नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था खून। आज मैं आपको ले चलूंगा उस रात के उस मंजर में जहां कानून सो रहा था और सड़क पर मौत का नंगा नाच हो रहा था। यह कहानी है धोखे की। ये कहानी है उन सहकर्मियों की जिन्होंने साथ काम करने वाले को बचाने के बजाय उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। ये कहानी है दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग की। कहानी की शुरुआत होती है मेमनसिंह जिले से, भालुका उपजिला। ये इलाका अपनी गारमेंट फैक्ट्रियों के लिए जाना जाता है। यहां की हवा में मशीनों का शोर और कपड़ों की धूल हमेशा घुली रहती है। दीपू चंद्र दास भी इसी भीड़ का एक हिस्सा था। एक साधारण सा कपड़ा मजदूर, उम्र महज 27 साल, घर में एक पत्नी और एक छोटी सी 3 साल की बेटी, जिसे शायद अभी ये भी नहीं पता कि उसके पिता अब कभी घर नहीं लौटेंगे। दीपू का जीवन वैसा ही था जैसा किसी भी आम इंसान का होता है। सुबह उठना, टिफिन पैक करना, फैक्ट्री जाना और शाम को थक हार कर घर लौटना। उसका सपना कोई महल बनाने का नहीं था। उसका सपना बस इतना था कि महीने के आखिर में हाथ में इतनी तनख्वाह आ जाए कि घर का चूल्हा जल सके और उसकी बेटी के लिए खिलौने आ सकें। वो पायनियर निट कंपोजिट फैक्ट्री में काम करता था। वो वहां मशीनें चलाता था, धागे पिरोता था, अपने परिवार के भविष्य के ताने बाने बुनता था। लेकिन 18 दिसंबर की शाम वो ताने बाने टूट गए। उस दिन फैक्ट्री में माहौल थोड़ा अलग था। तारीख थी 18 दिसंबर, जिसे विश्व अरबी भाषा दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। फैक्ट्री के अंदर एक कार्यक्रम चल रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी एक अफवाह उड़ी। अफवाह, दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार। एक ऐसी चिंगारी जो बिना माचिस के पूरा शहर जला सकती है। फैक्ट्री के फ्लोर पर कुछ लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हुई। कहा गया कि दीपू ने कुछ कहा है। दीपू ने मजहब के बारे में, पैगंबर के बारे में कुछ गलत टिप्पणी की है। क्या उसने सच में ऐसा कहा था, या ये किसी आपसी रंजिश का नतीजा था? क्या ये काम के दबाव, प्रमोशन या किसी और झगड़े को ईश निंदा यानी ब्लास्फेमी का रंग देने की साजिश थी? बाद में जब जांच हुई तो रैपिड एक्शन बटालियन यानी आरएबी ने साफ कहा कि उन्हें दीपू के खिलाफ ब्लास्फेमी का कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन अफसोस, उस वक्त वहां न कोई जांच करने वाला था, न कोई सबूत मांगने वाला। शाम के करीब 5 बज रहे थे। फैक्ट्री के अंदर तनाव बढ़ने लगा। दीपू शायद अपनी मशीन पर काम कर रहा होगा या शायद चाय के ब्रेक पर होगा, जब उसे एहसास हुआ कि लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। वो नजरें जो कल तक दोस्ताना थीं, आज उनमें शक और गुस्सा था। कुछ ही देर में वो शक एक शोर में बदल गया। फैक्ट्री के सुपरवाइजरों और मैनेजरों को खबर मिली। अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा सवाल जो आपकी रूह को झकझोर देगा। जब किसी कर्मचारी पर मुसीबत आती है तो वो किसकी तरफ देखता है? अपने मालिकों की तरफ, अपने सीनियर्स की तरफ। उसे लगता है कि ये लोग मुझे बचा लेंगे, ये पुलिस को बुलाएंगे, ये सच का पता लगाएंगे। दीपू ने भी शायद यही सोचा होगा। उसे फैक्ट्री के ऑफिस में बुलाया गया। बाहर भीड़ जमा हो रही थी। वो लोग नारे लगा रहे थे। दीपू डरा हुआ था। उसने अपने मैनेजरों से कहा होगा, साहब मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ है, मुझे जाने दीजिए। लेकिन अंदर क्या हुआ? रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसे बचाया नहीं गया, उसे पिछले दरवाजे से भगाया नहीं गया, पुलिस को समय रहते नहीं बुलाया गया, बल्कि उसके साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ। फैक्ट्री के अंदर उस बंद कमरे में दीपू से जबरदस्ती उसका इस्तीफा लिखवाया गया। आप क्रूरता का स्तर देखिए। बाहर मौत खड़ी है और अंदर उससे कागजों पर दस्तखत करवाए जा रहे हैं ताकि फैक्ट्री पर कोई आंच ना आए। उसे नौकरी से निकाला गया और फिर उसे उसी भीड़ के हवाले कर दिया गया। उन लोगों ने जिनके साथ उसने सालों काम किया था,
दीपू का हाथ पकड़कर उसे उस भूखे भेड़ियों के झुंड के सामने फेंक दिया। कल्पना कीजिए उस पल की, जब दीपू को फैक्ट्री के गेट से बाहर धक्का दिया गया होगा। सामने 140-150 लोगों का हुजूम, हर चेहरे पर खून सवार। जैसे ही वो बाहर आया, उस पर पहला वार पड़ा होगा। एक थप्पड़, एक लात, या शायद किसी डंडे का प्रहार। मारो मारो इसे की आवाजें गूंज उठीं। दीपू गिरा होगा, उसने हाथ जोड़े होंगे। मत मारो, मेरी बेटी है, मेरा परिवार है। लेकिन भीड़ के कान नहीं होते। भीड़ का सिर्फ एक दिमाग होता है, विनाश। वो उसे मारते रहे, लातों से, घूंसों से, बांस के डंडों से। वो सड़क पर घिसटता रहा। उसका शरीर लहूलुहान हो गया, उसकी हड्डियां टूटने लगीं। लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो उसे घसीटते हुए फैक्ट्री से दूर ले गए। सड़क पर, जहां गाड़ियां गुजर रही थीं, लोग तमाशबीन बने देख रहे थे। किसी ने उसे बचाने की हिम्मत नहीं की, या शायद जिसने भी सोचा होगा, वो उस उन्मादी भीड़ को देखकर पीछे हट गया। रात के 9 बज चुके थे। अंधेरा गहरा हो चुका था। भालुका के स्क्वायर मास्टरबारी इलाके में एक अजीब सा सन्नाटा और शोर एक साथ था। भीड़ उसे घसीटते हुए बस स्टैंड के पास ले गई। वहां एक पेड़ था। ये पेड़, कुदरत ने शायद इसे छांव देने के लिए बनाया था, लेकिन उस रात ये पेड़ एक इंसान की सूली बन गया। अधमरे, बेहोश या शायद मर चुके दीपू को उन्होंने रस्सियों से उस पेड़ से बांध दिया। उसका शरीर अब बस मांस का एक लोथड़ा रह गया था। लेकिन नफरत अभी खत्म नहीं हुई थी। सिर्फ मारना काफी नहीं था, उन्हें एक मिसाल बनानी थी, उन्हें खौफ पैदा करना था। किसी ने पेट्रोल या कोई ज्वलनशील पदार्थ मंगाया। दीपू के बेजान शरीर पर वो छिड़का गया और फिर आग लगा दी गई। लपटें उठीं, अंधेरे आसमान को चीरती हुई वो पीली और लाल लपटें। एक इंसान, एक बेटा, एक पिता, एक पति जल रहा था, और उसके चारों तरफ खड़ी भीड़ वीडियो बना रही थी। जी हां, वीडियो। वो नारे लगा रहे थे, जश्न मना रहे थे, जैसे उन्होंने कोई जंग जीत ली हो। सोशल मीडिया पर डालने के लिए, अपनी बहादुरी का सबूत देने के लिए वो उस जलते हुए शरीर को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर रहे थे। ये वीडियो जब दुनिया के सामने आया तो देखने वालों की रूह कांप गई। लेकिन उस वक्त वहां खड़े लोगों के हाथ नहीं कांपे। अब सवाल आता है कि पुलिस कहां थी, कानून कहां था? पुलिस स्टेशन बहुत दूर नहीं था। लेकिन पुलिस का कहना है कि उन्हें खबर देर से मिली। उनका कहना है कि सड़कों पर इतना जाम था कि उनकी गाड़ी पहुंच नहीं पाई। ट्रैफिक जाम। क्या एक इंसान की जान की कीमत ट्रैफिक जाम से कम थी? जब पुलिस वहां पहुंची तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। दीपू का शरीर राख और हड्डियों का ढांचा बन चुका था। भीड़ अभी भी वहां मौजूद थी, जोश में थी। पुलिस को उस जले हुए शरीर को अपने कब्जे में लेने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ी। दीपू के भाई अपूर्व चंद्र दास को जब ये खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने मीडिया से बात करते हुए रोते हुए कहा, मेरे भाई के साथ तो जानवरों जैसा सलूक भी नहीं किया गया। जानवरों को भी मारते वक्त इतना रहम किया जाता है। मेरे भाई का कसूर क्या था? उसने तो बस अपना काम किया था। अपूर्व ने बताया कि कैसे वो परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। अब उस बूढ़े माँ बाप का क्या होगा? उस 3 साल की बच्ची का क्या होगा जो आज भी दरवाजे की तरफ देख रही है कि पापा आएंगे और उसे गोद में उठाएंगे? अगले दिन यानी 19 दिसंबर को जब सूरज निकला तो वो अपने साथ एक भयानक सच लेकर आया। दीपू की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक संदेश था। ये उस डर का सबूत था जो आज बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के दिलों में बैठा हुआ है। जांच शुरू हुई। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। 12 लोग पकड़े गए। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। उन वीडियोस की जांच हुई जो वायरल हुए थे। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या निकल कर आई? रैपिड एक्शन बटालियन और पुलिस की शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि ब्लास्फेमी का कोई सबूत ही नहीं था। ये सब शायद काम को लेकर हुए एक झगड़े या मजदूरी और ओवरटाइम को लेकर हुई बहस से शुरू हुआ था, जिसे कुछ लोगों ने जानबूझकर धर्म के अपमान का नाम दे दिया ताकि भीड़ को उकसाया जा सके। जरा सोचिए, कितना आसान है। अगर आपको किसी से बदला लेना है तो बस भीड़ के बीच एक झूठ बोल दो, बाकी काम भीड़ खुद कर देगी। न कोर्ट, न कचहरी, न गवाह, न सबूत, सीधे सजाए मौत। इस घटना ने सिर्फ बांग्लादेश को ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश भारत को भी हिलाकर रख दिया। भारत में विरोध प्रदर्शन हुए, लोग सड़कों पर उतरे, मोमबत्तियां जलाई गईं। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर दीपू के हैशटैग चले। पश्चिमी मीडिया पर भी सवाल उठे कि उन्होंने इस खबर को वो जगह क्यों नहीं दी जो देनी चाहिए थी। क्यों इसे सिर्फ एक उपमहाद्वीप की हिंसा कहकर छोटा कर दिया गया? क्या मरने वाले का धर्म तय करता है कि उसकी मौत पर कितना शोर मचना चाहिए?
दीपू चंद्रदास की कहानी हमें आईना दिखाती है। ये आईना है हमारे समाज का, जहां नफरत का जहर इतना गहरा उतर चुका है कि हम इंसान को इंसान समझना भूल गए हैं। वो फैक्ट्री के मैनेजर जिन्होंने उसे बचाया नहीं, क्या उन्हें नींद आती होगी? वो सहकर्मी जो कल तक उसके साथ खाना खाते थे और उस रात उसे मार रहे थे, क्या वो अपनी बीवी बच्चों से नजरें मिला पाते होंगे? कानूनी तौर पर अब क्या होगा? शायद केस चलेगा, शायद कुछ लोगों को सजा भी हो जाए, लेकिन क्या वो सजा दीपू को वापस ला सकती है? क्या वो सजा उस पेड़ पर लगे खून के धब्बों को मिटा सकती है? उस रात भालुका के उस चौराहे पर सिर्फ दीपू नहीं जला था। उस आग में उस मुल्क का सेक्युलरिज्म जला था। उस आग में भरोसा जला था। उस आग में वो उम्मीद जली थी जो कहती है कि कानून सबकी रक्षा करेगा। मेरे सुनने वाले दोस्तों, ये कहानी मैं आपको डराने के लिए नहीं सुना रहा हूं। मैं ये इसलिए सुना रहा हूं ताकि हम याद रखें कि जब हम चुप रहते हैं, जब हम नफरत को बढ़ावा देते हैं, या जब हम किसी अफवाह पर बिना सोचे समझे यकीन कर लेते हैं, तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। दीपू चंद्रदास, एक नाम, एक चेहरा जो अब राख बन चुका है, लेकिन उसकी कहानी एक चेतावनी है। उसकी अधजली लाश आज भी उस पेड़ से लटक कर हमसे सवाल पूछ रही है कि मेरा कसूर क्या था। और अफसोस की बात यह है कि हमारे पास, इस समाज के पास और उस भीड़ के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। आज जब आप सोने जाएं तो अपने परिवार को गले लगाइएगा, क्योंकि दीपू को वो आखिरी मौका नहीं मिला। उसकी आखिरी यादों में अपनी बेटी की मुस्कान नहीं, बल्कि आग की लपटें और नफरत भरी चीखें थीं। हम उम्मीद करते हैं कि दीपू की आत्मा को शांति मिले और उसके परिवार को वो इंसाफ मिले जिसके वो हकदार हैं। लेकिन क्या सच में इंसाफ मुमकिन है? यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और अनसुनी, अनकही दास्तां के साथ। तब तक सावधान रहें और इंसानियत को जिंदा रखें। धन्यवाद।